जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ड, या हम कह सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला के बारे में हम जानेंगे। तो जो ये 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ड है, ये कौन कौन से हैं? जैसे आपने फंडामेंटल क्वांटिटी देखी होगी, तो फंडामेंटल क्वांटिटी में आप क्या पढ़ते हो? सबसे पहले पढ़ते हो कि ये वो लेंथ है। क्या है वो? लेंथ है। फिर आप कहते हो कि मास है। फिर आप बोलते हो कि टाइम है। फंडामेंटल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट। लुमिनियस इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी है। टेम्परेचर है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो ये अपने पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जो कुछ इस तरीके से हैं। अब अगर इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर होगी। इसकी यूनिट क्या होगी? किलोग्राम होगा। और यहाँ पर सेकंड होगा, या हम सिंपली स्मॉल एस से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, टेम्परेचर का केल्विन, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। तो इन मोल, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, सीडी या केल्विन, ये तो हो गई यूनिट, और ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी, ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी। अब अगर मैं इनका एक स्टैंडर्ड फॉर्म में एक सिंबल असाइन कर दूं, तो इसके हिसाब से जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होगी उसे हम डायमेंशनल फार्मूला बोलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता दूं कि मीटर को हम अगर डायमेंशन से लिखें तो हम कैपिटल एल और बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। किलोग्राम की बात करें तो इसे कैपिटल एम और बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। सेकंड की बात करें तो इसे कैपिटल टी और बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। एम्पियर की बात करें तो कैपिटल ए और बड़े ब्रैकेट में, ऐसे कैपिटल सी और स्मॉल डी बड़े ब्रैकेट में। केल्विन को हम थीटा से लिखेंगे और बड़े ब्रैकेट में, और मोल को MOL लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे, ये बड़े ब्रैकेट में। तो ठीक यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है कि डायमेंशंस ऑफ द लेंथ ये होगा, डायमेंशंस ऑफ द मास ये होगा, और डायमेंशंस ऑफ द टाइम कुछ इस तरीके से होगा, और डायमेंशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, डायमेंशंस ऑफ द थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर, और डायमेंशंस ऑफ द ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, एंड डायमेंशंस ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने लिख रखा है जो 7 फंडामेंटल ये फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस होते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अब अगर कह रहा है कि अगर इन 7 से अलग भी हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटी, तो इन 7 से अलग जो फिजिकल क्वांटिटी हैं उन्हें हम ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, और उन्हें जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उन्हें इन्हीं की हेल्प से एक्सप्रेस करेंगे, इन्हीं की हेल्प से एक्सप्रेस करेंगे। यानी कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के अगर यूनिट लिखना है या हमें उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, तो इन्हीं 7 फंडामेंटल यूनिट्स का हम क्या करने वाले हैं? यूज करने वाले हैं। इन्हीं का हम क्या करने वाले हैं? यूज करने वाले हैं। और याद रखना कि डायमेंशनल फार्मूले को हम बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, ये कैपिटल ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है। तो डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी अगर हमें लिखना है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? तो उस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का हमें क्या करना पड़ेगा? पावर लगानी पड़ती है। जैसे मान लो कि एग्जांपल के तौर पर हमने डेंसिटी का लिखा है, डेंसिटी का क्या लिखा है? डायमेंशनल फार्मूला। तो अगर मैं डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखूंगा तो देखो कैसे लिखूंगा, क्योंकि डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो आपको आनी चाहिए। तो डेंसिटी की यूनिट होगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी की यूनिट है। तो यूनिट ऑफ डेंसिटी, यूनिट ऑफ डेंसिटी। ठीक है। तो अगर मैं किलोग्राम को कहूँगा कि डायमेंशनल फार्मूले में कैसे लिखते हैं, तो आपको तुरंत यहाँ पर आ जाना है, और किलोग्राम डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल M होता है। तो आप क्या यूज करोगे? कैपिटल M यूज करोगे बड़े ब्रैकेट में। और ये मीटर है, इसका आप कैपिटल L यूज करोगे, बट क्यूब है तो इसका पावर 3 लगाना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर इसको कैसे लिखोगे? M और L, और ये डिनोमिनेटर में है तो ऊपर आएगा तो -3 हो जाएगा ये। तो ML⁻⁻3, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द डेंसिटी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में जो डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं वो हमेशा M, L और T की पावर में लिखते हैं, और इसकी पावर लगाते जाते हैं। तो
तो मान लो यहाँ पर m है तो उसकी पावर 1 हो गया, t है l है तो उसकी पावर -3 हो गया, लेकिन t इस डायमेंशनल फॉर्मूले में नहीं है तो उसकी पावर हम क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे। मान लो कि हम और थोड़ा सा स्टैंडर्ड करना चाहें तो m की पावर 1, l की पावर -3, t की पावर 0। अब एम्पियर मान लो नहीं है इसमें तो एम्पियर की पावर a लगा लेंगे। ये MKS प्रणाली यानी कि MKS सिस्टम में डायमेंशनल फार्मूला लिखने का तरीका है। देखो बेटे, आपने बुक में देखा होगा कि MKS सिस्टम, तो m मतलब मास, किलोग्राम, सेकंड और एम्पियर, तो उस सिस्टम में डायमेंशनल फार्मूले को लिखने का ये तरीका हो जाता है। ठीक है, जो डायमेंशनल फार्मूला नहीं है उसकी पावर 0 लगा लो आप। यहीं से आगे कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द वॉल्यूम। ये वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखते हैं वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है या वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट हो जाएगा लेंथ का मीटर, ब्रेथ का मीटर और हाइट का मीटर। तो यूनिट अगर हम देखें तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो ये v कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। अब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द वॉल्यूम क्या हो जाएगा कि m तो है नहीं तो 0 हो जाएगा। और मीटर का डायमेंशनल फार्मूला बेटे क्या होता है, l होता है, तो l की पावर 3 हो जाएगा और t की पावर 0 और a की पावर 0। तो MKS सिस्टम में ये डायमेंशनल फार्मूला लिखने का तरीका है। और अगर आप इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते हैं तो केवल l की पावर 3 लिखकर काम चला दें, यही हो गया डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे डायमेंशनल फार्मूला हैं जिनको आपको लिखना है, तो लिख कर मैं आपको एक एक समझाऊंगा। थोड़ा सा डायमेंशनल फार्मूला देख लेते हैं कि क्या होता है। द एक्सप्रेशन विच शो हाउ एंड विच द फंडामेंटल क्वांटिटी रिप्रेजेंट द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द डायमेंशनल फार्मूला। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस तरीके से, फंडामेंटल क्वांटिटी किस तरीके से और कैसे एक दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज से रिलेशन रखती है, इसको लिखने का जो तरीका होता है, फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का जो तरीका होता है उसे हम डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वॉल्यूम का यहाँ पर समझाया गया है डायमेंशनल फार्मूला लिखकर, मैंने अभी आपको बताया। मोमेंट का समझाया हुआ है डायमेंशनल फार्मूला। चलो मोमेंट का मैं बता दे रहा हूँ कैसे होगा मोमेंट का। देखो मोमेंट जो होता है वो मोमेंटम का जो होता है वो होता है मास, फार्मूला लिख रहा हूँ वो भी, मास इंटू वेलोसिटी होता है। अब मास को मेजर करते हैं किलोग्राम से और वेलोसिटी को मेजर करते हैं मीटर अपॉन सेकंड से मेजर करते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गया। अब अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो किलोग्राम को कैपिटल M से लिखेंगे और मीटर को कैपिटल L से लिखेंगे और सेकंड को कैपिटल T से लिखेंगे। इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे तो M, L और T की पावर -1 हो जाएगी। यहाँ पर देखो T अपॉन में है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। अब डायमेंशनल इक्वेशन अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाओगे, द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय द इक्वेटिंग द फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स द डायमेंशनल फार्मूला इज कॉल्ड द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल यहाँ पर भी लेते हैं और उस एग्जाम्पल को पहले समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे ये फोर्स का है तो फोर्स का फॉर्मूला बता दो कितना होता है, F = ma। तो F की जो वैल्यू है वो फॉर्मूला है वो मास इंटू एक्सेलरेशन से मिलकर बना है। मास को तो हम किलोग्राम में मेजर करेंगे और एक्सेलरेशन को मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर से मेजर करेंगे। जब इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो किलोग्राम का कैपिटल M हो जाएगा और मीटर का कैपिटल L हो जाएगा और सेकंड का कैपिटल T का स्क्वायर हो जाएगा और M, L और T की पावर -2, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर एक आपको कह रहा है कि देखो, ये कह रहा है कि इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द फिजिकल क्वांटिटी। कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उस फिजिकल क्वांटिटी का कोई एक इक्वेशन आपने ऑब्टेंड किया है विथ इट्स डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूले से, तो उसे डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ गिवन द फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। देखो किस तरीके से है, देखो यहाँ पर मान लो कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज द डायमेंशनल फार्मूला, मान लो ये है। अब इससे ऑब्टेंड करो उसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी अब ऑब्टेंड करो। तो यहाँ पर ये करने के लिए आपको देखो वर्क का कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू क्या होता है बेटे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब फोर्स का फॉर्मूला होता है m और इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट को एस से लिख रहे हैं, किससे, एस से लिख रहे हैं। अब आप ज़रा ध्यान से देखें कि अगर मैं मास के लिए कहूँ तो मास का डायमेंशन फार्मूला कैपिटल M, और एक्सीलरेशन का अभी कैलकुलेट किया था LT की पावर -2, और सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। इसका डायमेंशनल फार्मूला कितना हो जाएगा, M, और L यहाँ से आ जाएगा, और T की पावर देखो यहाँ -2 है और यहाँ कितना है, 1 है। ये सेकंड नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये L हो जाएगा बेटा, ये L हो जाएगा। तो L यहाँ पर भी है, L यहाँ पर है, तो L स्क्वायर और T की पावर -2। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, पावर पर आ जाते हैं। तो पावर के लिए अगर मुझे डायमेंशनल फार्मूला देखना है तो पावर P इज इक्वल टू W/T हो जाता है, और वर्क डन का अभी कैलकुलेट किया, ये डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है, mL² T-2, और ये टाइम है तो इसका ये हो जाएगा। अब यहाँ से बोलो कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, mL² और T की पावर देखो -2 है और ये ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, तो T की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पावर का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। आगे आप बढ़ोगे तो देखो प्रेशर का, तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, अगर फार्मूला लिखेंगे तो m इंटू ए हो जाएगा और ये एरिया हो जाएगा। मास का कैपिटल M और एक्सीलरेशन का LT-2, ये डायमेंशनल फार्मूला कुछ आप याद कर लेना, और एरिया का कितना हो जाएगा, L²। तो आप इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, M और L की पावर -1 T की पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द प्रेशर। तो इस तरीके से आपको डायमेंशनल फार्मूला दे दिया जाएगा, तो उस इक्वेशन को देखकर आपको फिजिकल क्वांटिटी भी क्या होगी, पहचान में आनी चाहिए, और वो तभी पहचान में आएगा जब आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर है कि डिड्यूस द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। ये कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिसका आपको डायमेंशनल फार्मूला क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अगर इनका डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना है तो देखो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेट करोगे आप। चलो ये यहाँ पर ऐसे, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, पहले तो हम ये लेते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से हमें पता चल जाता है F इज इक्वल टू, न्यूटन्स लॉ करें, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ से पता चल जाता है F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 और m2 अपान r²। जहाँ ये फर्स्ट बॉडी का मास है, ये सेकंड बॉडी का मास है, और ये दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। हमको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, यानी कैपिटल G की वैल्यू चाहिए। तो हम इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे और कुछ इस फॉर्म में लिख लेंगे, और क्या हो जाएगा, m1 और m2। अब यहाँ पर हमें तो पता ही है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है तो इसकी यूनिट न्यूटन होगी। ये दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस की यूनिट होगी मीटर, और इसका स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये फर्स्ट बॉडी का मास है, ये सेकंड बॉडी का मास है, तो किलोग्राम दोनों के लिए हो जाएगा इंटू किलोग्राम। क्या बनेगा ये, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। हमें डायमेंशनल फार्मूला अगर इसका लिखना है, इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, तो हमें तो पता ही है कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर ये देखो कैलकुलेट किया है, mLT-2। तो फोर्स के लिए हम mLT-2 यूज कर लेंगे,
और मीटर स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर, ठीक है, और किलोग्राम मतलब कैपिटल एम, लेकिन स्क्वायर है तो 2 यूज कर लेंगे। तो डायमेंशनल फार्मूला कितना बन जाएगा एम, और देखो एल यहाँ एल की पावर 3 हो जाएगा, और टी की पावर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो एम की पावर ये कितना हो जाएगा -2, और इट मीन्स एम की पावर देखो -2 और +1 ये कितना हो जाएगा -1, एल की पावर 3 टी की पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये हो जाएगा। दूसरा हमको दे रहा है कि पावर का आपको कैलकुलेट करना है। अगर पावर का कैलकुलेट करना है तो पावर P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। वर्क का फॉर्मूला होता है, या डायमेंशनल फार्मूला इसका भी हमने कैलकुलेट कर रखा है, वर्क का ये कैलकुलेट कर रखा है ml²t-2, तो ml²t-2 हो जाएगा, और टाइम का कितना हो जाएगा t हो जाएगा। तो m और l² और t की पावर देखो ये -2 यहाँ पर है, ये एक और आ जाएगा, तो t की पावर -1, इट मीन्स ml²t-3। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द पावर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे दो यहाँ पर और भी हैं कि इक्वेशन को देखकर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। देखो यहाँ पर एक ये क्वेश्चन है कि इफ़ द डेंसिटी रो, एक्सेलरेशन डेंसिटी कितनी है, रो है, डेंसिटी रो है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी जी है, और फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो बेसिस ऑफ द क्वांटिटी फाइंड द डायमेंशंस ऑफ फोर्स, ठीक है। ये कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पर क्या करना है कि डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला आप लिख लो, ये डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला है। अगर डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है तो टी की पावर 0 है तो उसको हटा के मैंने कुछ इस तरीके से लिख लिया। अब आप यहाँ पर रो इज इक्वल टू ml की पावर -3, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लें। देखो जिनके जिनके बीच में ये बोल रहा है उनका रिलेशन पहले हम लिख लेंगे। जी को बोल रहा है तो जी यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है इसकी यूनिट, तो डायमेंशनल फार्मूला एल टी टू दी पावर -2 हो जाएगा। जी इज इक्वल टू एल टी टू दी पावर -2, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक। अब देखो फ्रीक्वेंसी भी बोल रहा है तो फ्रीक्वेंसी की भी यूनिट हमें पता है, सेकंड इन्वर्स होता है, तो m0 l0 t की पावर -1 हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला, और न्यू इज इक्वल टू t की पावर -1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड बना लेंगे इसको। अब हमें पता है एम एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, और न्यू इज इक्वल टू 1/t होता है। अब हम क्या करने वाले हैं कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला अगर लिखें तो इतना होता है, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला या टाइम के अकॉर्डिंग अगर मैं फ्रीक्वेंसी को लिखूं तो न्यू की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखना, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पर लिख लिया तो t की पावर देखो, t की जगह पर न्यू की पावर -1 लिख सकते हैं। t की पावर को देखो t इज इक्वल टू न्यू की पावर -1 है, तो t की जगह पर न्यू की पावर -1 और पावर -2 है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो g इज इक्वल टू l हो जाएगा, और न्यू की पावर न्यू की पावर -1 की पावर -2 है, तो ये नीचे आएगा तो -2 की जगह पर +2 हो जाएगा, और फिर g इज इक्वल टू l और इंटू और 1/2 से डिग्री के ऊपर डिग्री होती है तो डिग्री का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा न्यू की पावर -2, और फिर अब क्या होगा ऊपर आ जाएगा, ये न्यू की पावर -2 ऊपर आ जाएगा तो ये +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो g इज इक्वल टू एल न्यू टू दी पावर 2 हो जाएगा। l इज इक्वल टू g अपॉन एल न्यू स्क्वायर, तो l की जो डायमेंशनल फार्मूला आया वो ये इसके बराबर आ गया, g न्यू की पावर -2 के बराबर आ गया, ठीक है। l इक्वल टू यहाँ ट्रांसफॉर्म करके ये इक्वेशन नंबर 5 बना लो। अब इक्वेशन नंबर 1 को यूज करना है हमें। इक्वेशन नंबर 1 यूज करोगे तो रो इज इक्वल टू ml की पावर -3 है। देखो इक्वेशन नंबर 1 ml की पावर -3 है, यहाँ पर आ जाओ, और l की जगह पर ये वैल्यू हमको पुट करना है, l की जगह पर ये वैल्यू पुट करना है, तो l की पावर -3 है और l की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर -3 लगा देंगे, तो रो इज इक्वल टू m, और देखो यहाँ से g/न्यू स्क्वायर ये वैल्यू हमने पुट किया और पावर 3 लगा दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो g अपॉन न्यू स्क्वायर और होल पावर ये 3 है, तो g³ अपॉन न्यू की पावर 6 हो जाएगा इक्वल टू m इज इक्वल टू रो m टू दी पावर रो g की पावर 3 अपॉन न्यू की पावर 6, और m की वैल्यू हमको मिल गई, l की वैल्यू भी हमको मिल गई,
अब हम फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, mlt-2 होता है। और m की जगह पर ये वैल्यू रखना है हमको, ये वैल्यू, और l की जगह पर इससे पहले जो कैलकुलेट किया ये वैल्यू रखना है, g ν⁻²। और फिर हम लोग ये t की जगह पर ν⁻1 हमने कैलकुलेट ही कर लिया था, यहाँ पर देखो ये कैलकुलेट ही कर लिया था। यानी इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को यूज करना है इसके अंदर। अब ये सॉल्व होगा ν⁻g, देखो यहाँ 3 है यहाँ 1 है तो 4 हो जाएगा, और ν देखो -6 यहाँ पर है, -2 यहाँ पर है, -8 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी ये देखो ये -8 हो जाएगा, और -2 +2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, +2 ये हो जाएगा। तो ρg⁴ ν⁻6 और ρg⁴ और ν में चला जाएगा ν⁻6, क्योंकि यहाँ माइनस में है तो नीचे जाके प्लस में हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ बनेगा। तो रो यहाँ पर कितना हो जाएगा, रो और g⁴ और ν देखो यहाँ ये गड़बड़ हो गया है, तो ये ठीक है। तो अब मैं लिख दे रहा हूँ कितना हो जाएगा, ये रो g⁴ ν⁻6 भी आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये डायमेंशनल फार्मूला है। ठीक, चलो तो ये था डायमेंशनल फार्मूला। कुछ और डायमेंशनल फार्मूला होमवर्क के तौर पर आप करना, देखना कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का कितना होता है डायमेंशनल फार्मूला, आप इसको कर लेना। प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं लिख रहा हूँ कि क्या होता है। थर्मल कंडक्टिविटी के का डायमेंशनल फार्मूला आप कैलकुलेट करना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो और ऐसे कई सारे हैं, जैसे एनर्जी का भी आप याद रखना, एनर्जी का तो याद ही रखना, एनर्जी का तो आप याद ही रखना, वर्क डन का आप याद रखना, फोर्स का याद रखना, ये सब डायमेंशनल फार्मूले आप याद रखना, एक्सेलरेशन का याद रखना आप, तो और वेलोसिटी का। तो ये कुछ ऐसे डायमेंशनल फार्मूले हैं जो याद ही रखना होगा आपको। विस्कोसिटी का क्या होता है, और मोमेंटम का क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का कुछ ऐसे वो हैं डायमेंशनल फार्मूले हैं जो आपको हमेशा दिमाग में रहने चाहिए। ठीक है, तो ये होमवर्क आप करना। ओके, बस बेटे इस लेक्चर में यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।